Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with the chapter number 12. It will cover bills of exchange. Bills of exchange होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं और जनरल में इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कौन से सेक्शन में इसको डिफ़ाइन किया गया है, तो मैंने ऑलरेडी भी बताया है और आज भी बताती हूँ कि जैसे आपको याद रखना है पी, बी और सी, मतलब प्रोमिसरी नोट ये हो गया 4 और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये 5 एंड चेक इज़ डिफाइंड इन 6। तो ये 4, 5, 6 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, NI एक्ट 1881 में ये डेफिनेशन इसका दिया हुआ है। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 एंड चेक इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर को। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये दिया है कि मेन जनरल जो है वो डिवाइड होता है दो तरह के जनरल में। पहला होता है बिल रिसीवेबल और दूसरा होता है बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो ये कब बात आती है, देखिए जब भी हम लोग ख़रीद या बिक्री जो भी करते हैं कैश के थ्रू करते हैं तो सिंपल सी एंट्री हो जाती है। बट जब बात आती है क्रेडिट की, मतलब उधार की, अगर कर्ज पे कोई सामान खरीदता है, आप किसी को उधार पे सामान बेचते हैं, तो उस केस में आपकी एंट्री जो है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल जनरल में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब भी आप सामान खरीदते हैं क्रेडिट पे, उधार पे जब भी आप सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट होता है। जिसके इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट पे सामान बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्रेडिट पे सामान खरीदने या बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी किसी भी बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो सकते, इसके लिए क्रेडिट पे उधार पे सामान खरीदने या बेचने का जो तरीका है वो चालू हुआ। तो सबसे फर्स्ट अगर कोई मैन्युफैक्चरर है कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा तो वो सारे के सारे कैश पेमेंट नहीं किया, कुछ उसने क्रेडिट पे दिया। तो क्रेडिट पे उसने ख़रीदा, मतलब उधार पे उसने ख़रीदा। उसके बाद वो जब भी उसका गुड्स बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो वो होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर भी ऐसे होगा, या तो होलसेलर को या डायरेक्ट रिटेलर को भी बेच सकता है। तो इस केस में क्या है कि होलसेलर को बेचेगा तो होलसेलर भी जो भी सामान लिया है वो पहले बेचेगा। उसने मैन्युफैक्चरर से ख़रीद तो लिया लेकिन सारे के सारे कैश नहीं दिया। उसने जो भी सामान लिया 50% उसने पेमेंट किया और 50% उसने बोला कि मैं सामान बेचने के बाद आपको पेमेंट करूँगा। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और ये भी क्रेडिट पे दिया, कुछ पैसे क्रेडिट पे, कुछ पैसे कैश पे, कुछ सामान कैश पे। तो उसके बाद रिटेलर से आप डायरेक्ट अल्टीमेट कस्टमर के पास पहुंचता है। तो इस तरीके से जो है क्रेडिट पे बिजनेस करने का ये तरीका हो जाता है कि मतलब अब मेरे पास टोटल कैश नहीं है, 100% नहीं है, तो 50% या 70% जो भी इनका एक्चुअल एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस पे वो अपना सामान खरीदते हैं और बाकी पैसे बेचने के बाद देते हैं। तो क्रेडिट ग्रांट करने का तरीका क्या क्या होता है, कौन कौन देता है क्रेडिट? तो एक तो मनी लेंडर देता है, सेकेंड आपका बैंक होता है, बैंक से लोन ले सकते हैं। थर्ड होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि NBFC, वो भी लोन प्रोवाइड करती है। तो ये लोन लेने का तरीका हो जाता है कि हम लोग क्रेडिट पे उधार पे पैसे कहाँ से ले सामान खरीदने के लिए, तो आप NBFC या बैंक या मनी लेंडर से क्रेडिट मिल जाता है। उसके बाद है कि क्रेडिट इज जनरली प्रोवाइडेड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। पैसे तो आपको दे दिए जाएंगे बट आपकी उसकी गारंटी क्या है कि आप वो पैसे वापस करेंगे। इसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ये वो सर्व करता है कि ये प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट है, मतलब आपको उधार पे पैसे दिया गया है या आपने उधार पे पैसे लिए हैं उसका प्रूफ होता है ये। और इसको मोस्टली दो नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है प्रोमिसरी नोट। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है जो मैंने फर्स्ट बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आप बता सकते हैं आसानी से कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइन किया गया है। दूसरा आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं। तो ये देखिए, और एक तो सेक्शन है और पार्टीज़ है, कितने पार्टीज़ होते हैं, तो इसमें 3 पार्टीज़ होता है।
तो अब हम लोग इसको ना आसान तरीके से समझते हैं कि कितने पार्टीज होते हैं, किसको ड्रॉवर बोलते हैं, किसको ड्रॉवी बोलते हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में होता क्या है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग समझते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे एक पर्सन है एक्स और ये कुछ सामान बिजनेस किया है, इसके पास उतने पैसे नहीं हैं, ये चाहता है कि उधार पे मुझे कुछ सामान मिल जाए ताकि मैं उसको बेच सकूं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं। तो दूसरा है मिस्टर वाई। एक्स ने मिस्टर वाई से बोला कि आप मुझे गुड्स जो है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप मुझे क्रेडिट पे दे दो, मैं उसको बेच के या 2 महीने या 3 महीने के बाद आपको, कुछ कंडीशन नहीं, वो ऐसा बोलेगा कि मैं आपको 2 या 3 महीने के बाद आपको ये पैसा चुका दूंगा। तो वाई ने क्या किया, गुड्स को क्रेडिट पे दे दिया। वाई ने गुड्स को क्रेडिट पे बेच दिया और इसके साथ में उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया किसने, वाई ने। ये जो सेलर है ये अपना बायर हो गया, ये बायर है। तो सेलर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी साथ में दिया, सामान भी दिया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसका बिल भी साथ में दिया, और ये बोला कि आप इस पे साइन करो कि आप मेरे पैसे वापस कर दोगे। तो ये एक्स ने उसको एक्सेप्ट किया, तो इसको हम लोग इसको डेटर बोलेंगे, क्योंकि इसने कर्ज लिया है ना, इसने लोन लिया है, इसीलिए इसको डेटर बोलेंगे, उधार पे सामान लिया है। और ये जो है इसको हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे, क्योंकि इसने लोन दिया है, उधार पे सामान बेचा है। उसके बाद ये क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, इसके लिए हम इसे ड्रॉवर भी बोलते हैं। चेक के केस में भी हम देखते हैं, जो चेक ड्रॉ करता है, जो चेक लिखता है, उसको हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं, ड्रॉवर ऑफ चेक। वैसे ही वाई को हम लोग ड्रॉवर भी बोलेंगे, और ये पे करेगा इसीलिए हम लोग इसको ड्रॉवी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इशू करता है, इसीलिए इसे इशूअर भी बोलेंगे, और इसे हम लोग मेकर भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें सेलर का बहुत सारे नाम हैं, एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉवर ने ये बिल ड्रॉ किया, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझिए कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है, चेक लिखता है, उसको ड्रॉवर कहा जाता है, जो भी बनाता है उसको ड्रॉवर कहा जाता है। और इसने क्योंकि इशू किया इसलिए इसको इशूअर भी बोलेंगे, क्योंकि ये बना रहा है इसलिए इसको मेकर भी बोलेंगे। और दूसरी बात कि पेमेंट भी इसी को मिलेगा, क्योंकि इसने सामान बेचा है उधार पे, तो एक्स इसको पेमेंट करेगा, इसीलिए वो पेमेंट का बेनिफिशियरी भी कहलाएगा। तो बहुत सारे नाम से हम सेलर को जान सकते हैं। और इसके केस में जो है, ये तो एक उधार पे सामान लिया है तो डेटर हो गया, और क्योंकि इसे पे करना है तो ड्रॉवी हो गया, और इसने ख़रीदा है तो ये बायर हो गया। और दूसरी बात ये है कि इसको एक्सेप्ट भी करना होगा, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बायर और ये सेलर होता है। तो इसके केस में क्या हुआ कि बायर जो है वो एक्सेप्ट करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, और फिर साइन करके उसको वापस दे देगा सेलर को कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, आई एक्सेप्ट कि आई विल पे द स्पेसिफिक अमाउंट, जो भी अमाउंट इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लिखा हुआ है, मैं आपको 2 या 3 महीने, जो भी उस पर डेट स्पेसिफाई होगा, मैच्योरिटी डेट, उस डेट पे आपको पे कर दूंगा। अब इसके केस में बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि वाई जो है इस बिल को, जैसे चेक का इंडोर्समेंट होता है, इंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग चेक का, वैसे ही वाई जो है, जो सेलर है, इसके पास बिल एक्सेप्ट करके आ गई, मतलब अब बिल साइन होके आ गया, तो ये क्या कर सकता है कि इसको एक मिस्टर जेड है उसको इंडोर्स कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे जैसे हमने अभी बात की ना कि मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, तो सपोज करिए कि ये रिटेलर है और ये होलसेलर है और ये मैन्युफैक्चरर है। वाई ने भी कुछ कर्ज ले रखा है मैन्युफैक्चरर से, जेड से, तो अब ये बिल्स को क्या करेगा, वाई के नाम पे इंडोर्स कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा कि मेरे बदले आप डायरेक्ट एक्स से पैसे ले लेना। तो ये क्या कहलाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स हम लोग आगे देखेंगे। और वाई यहाँ पे क्या, पहले जैसे ही बिल इसने इशू करके दिया, बिल वाई ने इशू करके दिया और एक्स ने जैसे ही उसे एक्सेप्ट किया, साइन करके वापस किया वाई को, तो वाई वहाँ पे होल्डर हो जाता है, होल्डर ऑफ बिल कहलाता है, ठीक है। और जैसे ही इसने इंडोर्स कर दिया किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया, तो वो थर्ड पार्टी होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है, ओके। सो अभी हमने देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होता है। 3 पार्टी कहाँ से आया, यहाँ तो 2 ही दिख रहा है। ये जब इंडोर्स किया तब थर्ड पार्टी इसमें आया, बट यहाँ के केस में तो आपको सिर्फ बायर और सेलर दिख रहा है। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि जैसे ही बिल वाई के पास है, मतलब सेलर के पास है, अब इसको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ी,
एक्स ने बोला था कि मैं 2 महीने के बाद आपको पैसा दूंगा, लेकिन वाई को 1 महीने के बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो अब ये क्या करेगा, बिल को डिस्काउंटिंग करेगा। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं, बैंक के सब्सिडरी होता है या बैंक बिल डिस्काउंटिंग करते हैं। इसका मतलब कि वाई उनके पास जाएगा और अपना बिल सबमिट करेगा और ये कहेगा कि ये बिल डिस्काउंटिंग मुझे करना है, मतलब 2 महीने के बाद इसका पेमेंट आने वाला है, लेकिन आज के डेट में मुझे पैसे चाहिए। तो बैंक क्या करेगी, कुछ चार्जेस उसमें कट कर लेगी, क्योंकि अभी 1 महीने और बैंक को रुक के फिर पैसा मिलेगा, तो उसमें कुछ फ़ी डिडक्ट करेगी और डिस्काउंट करके, सपोज 1000 रुपये का बिल है तो बैंक क्या करेगी, इसमें से 900 रुपये एक्स को दे देगी और बोलेगी कि ठीक है, 100 रुपये जो है वो डिस्काउंट पे आपको बिल दिया जा रहा है, तो 900 रुपये एक वाई को मिल जाता है। तो इसका मतलब कि बिल डिस्काउंट पे इसको पैसे मिल जाते हैं, तो वाई का भी काम हो गया। और बैंक बाद में 1000 रुपीज़ एक्स से कलेक्ट करेगी। बैंक, जिस बैंक में वाई ने पैसे बिल डिस्काउंटिंग किया है, फिर वो क्या करेगी, बैंक एक से वो पैसे जैसे मैच्योर हो जाएगा बिल तो जाके कलेक्ट करेगी। तो फिर इसके केस में क्या हो जाता है, जैसे ही बिल डिस्काउंटिंग की बात आती है तो इसमें थर्ड पार्टी जो है वो इंक्लूड हो जाता है, तीसरा पार्टी भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये हो गई आपकी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है। अब उसके बाद हम लोग उसका लीगल डेफिनेशन जो है, एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे दिया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिफाइन एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ट्रेड में यूज होता है, दोनों बिजनेस में यूज होता है। और यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो मेकर साइन करता है, जो इशू करता है वो साइन करता है। पहले तो उसने साइन किया कि मैं इतने में आपको 1000 रुपये का बिल बना रहा हूँ आपके नाम पे, और वो साइन करके देता है बायर को। और कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, अब यहाँ पे देखिएगा कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी कंडीशन नहीं होता है। कंडीशन का मतलब, अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब होता है कि पेमेंट से रिलेटेड कुछ कंडीशन नहीं होता। कंडीशन का मतलब जैसे मेरा सामान बेचने के बाद मैं पैसे दूंगा, या फिर मेरे पास जब पैसे आएंगे तब दूंगा, इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती है, इसलिए यह अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है वो ऑर्डर देता है, यहाँ पे ऑर्डर लिखा है ना कि अनकंडीशनल ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर देता है कि मैंने जो आपको क्रेडिट पर सामान बेचे हैं उसके बदले आप मुझे सम ऑफ मनी पे करेंगे। उसके बाद ये जो भी पर्सन है उसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे होता है, और जो भी ऑर्डर, मतलब जिसके नाम पे वो ऑर्डर दिया गया है उसको पैसे दे दिया जाता है। सो नेक्स्ट ये बोलता है कि टू पे अ सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली, मतलब रुपए ही पे करना है, सिर्फ पैसे पे करना है। उसके बाद है टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और हिज ऑर्डर टू अ बियरर। इसका मतलब है कि ये पैसे या तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज के पेमेंट के लिए जिसका नाम लिखा है उसको पे कर सकते हैं, या ईश्वर ने अगर किसी थर्ड पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स कर दिया, किसी थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप उसे भी पे कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है यही बताता है। यहाँ पर बियरर का मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके हाथ में है उसे आप पेमेंट कर दीजिए, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर रहा है जिसके हाथ में वो है उसे आप पेमेंट कर सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं कि ड्रॉवर किसको बोलते हैं, मतलब कि जो बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाता है, जो बेच रहा है सामान, उसको हम लोग ड्रॉवर बोलेंगे। चेक का भी ड्रॉवर होता है ना, जो चेक लिखता है। उसके बाद ड्रॉवी किसको बोलेंगे, इसका मतलब कि जो एक्सेप्टर है, जिसने एक्सेप्ट किया कि मैं आपको पेमेंट पे कर दूंगा, जिसके लिए बिल बनाया जा रहा है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए उसको ड्रॉवी कहलाएगा। और उसके बाद है पेई। तो कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्रॉवी और पेई दोनों सेम होता है। कौन सा केस हो सकता है, मतलब कि आपने जो भी ड्रॉवर और पेई जिसने सामान बेचा उसको पैसा मिलेगा तो वो पेई भी कहलाएगा। और जब अगर ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंटिंग कर दिया तो उस केस में पेई कौन हो जाएगा, बैंक पेई हो जाएगा, मतलब उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता कैसा है उसके बारे में दिया हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे एड्रेस होगा और एक सुरेश ने बनाया है। यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि लेट सपोज ए ने गुड्स बेचा बी को 10,000 के क्रेडिट पे, उधार पे। ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी एक्सेप्ट द सेम इन द अबव केस, ए इज सेलर। ये तो हमने ऊपर वाला केस अभी देख लिया ए और बी का, या एक्स या वाई का हमने देख लिया। अब इसके बाद दिया है कि सुरेश और
मेहता, ये दोनों के बीच में यहाँ पे दिखा रहा है। तो ड्रॉवर कौन होगा, ड्रॉवी कौन होगा? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा है सुरेश, सुरेश ने बनाया तो ये ड्रॉवर हो जाएगा क्योंकि ये बना रहा है, उसका भी सिग्नेचर होगा यहाँ पे। और मेहता जिसने सामान खरीदा है वो एक्सेप्ट करेगा कि इस सामान के बदले में आपको पैसा पे करूँगा, और यहाँ पे मेहता का सब डिटेल होगा। और ये कब पे करेगा, 2 मंथ आफ्टर डेट, जब ये एक्सेप्ट करता है उसके 2 महीने के बाद। ये जब बनाता है उसके 2 महीने के बाद नहीं, ये जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उसके 2 महीने के बाद जो है उसकी पेमेंट होती है, उसकी मैच्योरिटी होती है। तो ये एक्सेप्ट करता है कि आफ्टर 2 मंथ ये बिल को मैं जो भी 10,000 रुपीज़ है वो मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टाम्प लगा देता है कि क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट का स्टाम्प ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं प्रोमिसरी नोट। ये तो हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज की बात, अब हम लोग देखते हैं प्रोमिसरी नोट। सो प्रोमिसरी नोट देखने से पहले, प्रोमिसरी नोट को देखने से पहले हम लोग ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है डिमांड बिल और दूसरा होता है टर्म बिल। जब बैंकों में होता है ना डिपॉजिट, डिफरेंट टाइप्स के, डिमांड डिपॉजिट जैसे सेविंग और करेंट अकाउंट, और टर्म डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट अपना एफडी और आरडी होता है। तो वैसे ही ये डिमांड बिल है, मतलब इसकी पेमेंट कभी भी बायर सेलर जाके मांग सकता है। जो ड्रॉवर है वो कभी भी जाके डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस करो। और ये टर्म बिल के केस में कि एक फ्यूचर डेट स्पेसिफाई होता है, उस पर लिखा होता है कि आपको इस डेट पे 1/5/20 को आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से उस पर लिखा होता है, तो वो टर्म बिल होता है। मतलब एक, इसको हम लोग यूजेंस बिल भी बोला जाता है, यूजेंस बिल, इसको हम यूजेंस बिल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि कौन से बिल को यूजेंस बिल कहा जाता है, डिमांड बिल को या टर्म बिल को? तो आप ध्यान रखिए कि टर्म बिल को यूजेंस बिल भी कहा जाता है। और एक हमने पॉइंट अभी देखा था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब भी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी देख रहे थे तो वहाँ पे एक हमने देखा था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। जो जैसे कि ड्रॉवर वाई ने जेड को जैसे ही इंडोर्स कर दिया तो ये होल्डर हो गया, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है वो फाइनली बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होता है, और जो ड्रॉवी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट करेगा। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है पेमेंट लेगा एक्स से। अगर किसी रीजन से ड्रॉवी ये बोलता है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, तो ये इंडोर्समेंट प्रॉपर नहीं है या ये बिल को डिसऑनर करता है, तो इस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो ड्रॉवी के अगेंस्ट में केस कर सकता है। और यह ऑल प्रायर पार्टी के अगेंस्ट में कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। ये जेड जो है वाई के अगेंस्ट में भी कर सकता है और एक्स के अगेंस्ट में भी कर सकता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स किसके ऊपर केस कर सकता है अगर इंडोर्समेंट इसको हुई है किसी बिल की। तो आप ये ध्यान में रखिए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स सारे प्रायर पार्टी के ऊपर केस कर सकता है, डायरेक्ट ड्रॉवी के ऊपर कर सकता है या जिसने इंडोर्स किया है उसके ऊपर भी ये केस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब प्रोमिसरी नोट देखते हैं। प्रोमिसरी नोट में देख लीजिए कि 2 पार्टी होता है और कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में ये डिफ़ाइन किया गया है। तो ये डिफ़ाइन किया गया है आपका प्रोमिसरी नोट अंडर सेक्शन 4 ऑफ एनआई एक्ट 1881, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट होता क्या है? सो प्रोमिसरी नोट जो है वह एक रिटेन लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें भी बायर और सेलर होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे अगर देख लीजिए कि एक प्रोमिसरी नोट के केस में एक ए है और बी है। तो ए बायर है, कुछ सामान खरीद रहा है क्रेडिट पे, और बी जो है सेलर है, ये सामान बेच रहा है क्रेडिट पे, ठीक है। तो इसने सामान बेचा लेकिन यहाँ पे ए मेकर होगा, ए है ये प्रॉमिस करेगा, ए यहाँ पे मेकर होगा। मेकर मतलब ड्रॉवर, जो लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को उसको ड्रॉवर कहलाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हमने ये देखा था कि सेलर जो है वो सामान बेच रहा है और साथ में बिल भेज रहा है। लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में क्या होता है, जो मेकर होता है, बायर होता है, वही ड्रॉवर होता है। ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको मतलब बायर ने जिसे बायर इशू करता है, ये एक ऐसा प्रोमिसरी नोट होता है जिसे बायर इशू करता है और ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपका पैसा टाइम पे रिटर्न कर दूंगा। तो ये इसके केस में। और ड्रॉवी कौन हो जाता है? ड्रॉवी ये हो जाता है बी। तो यही डिफरेंस होता है, मतलब बेनिफिशियरी, पैसा तो इसी को मिलेगा, उसका बेनिफिट तो इसी को मिलेगा, सेलर को ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि इसके केस में, प्रोमिसरी नोट के केस में ड्रॉवर होता है, मतलब जो बिल को बनाता है, जो ड्रॉ करता है, लिखता है, वो बायर हो जाता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में वो ड्रॉवर सेलर हो जाता है,
ठीक है। तो ये भी एक रिटेन लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो दो पार्टी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, लिख के दिया गया इंस्ट्रूमेंट होता है जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग को दर्शाता है, और ये बोलता है कि प्रॉमिस करता है कि मैं आपको आपका जो भी पैसा है वो पे कर दूंगा, और ये साइंड बाय मेकर टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी। ये जो बनाता है, जो ड्रॉवर होता है, जो बायर होता है, वही साइन करके देता है कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा। उसमें दो लोग होते हैं, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। मेकर जिसने बनाया, प्रॉमिस किया पे करने का, और पेई जो पैसा रिसीव करेगा वो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट कि ये दिखता कैसा है प्रॉमिसरी नोट। इसके केस में जो मेहता है जिसने सामान खरीदा है उसने प्रॉमिसरी नोट बनाया, और 2 मंथ के बाद ये प्रॉमिस किया कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर सुरेश और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ मनी, जो भी पैसा है 10,000 रुपये है वो मैं पे करूँगा। ठीक है, यहाँ भी रेवेन्यू स्टैंप लगाएगा और इनके एड्रेस होंगे, सब लीगल डॉक्यूमेंट है तो सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर से लिखा रहेगा कि कौन है, क्या एड्रेस है, उसका सिग्नेचर है, सारी चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, प्रॉमिस होता है। और सेकेंड डिफरेंस ये है कि ये क्रेडिटर बनाता है, जिसने उधार दिया वो बनाता है, और ये जिसने उधार लिया वो प्रॉमिसरी नोट बनाता है। फिर एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज़ नेसेसरी। इसके के बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस, जैसे हमने देखा था ना कि मैच्योरिटी डेट जो है जब एक्सेप्ट कर लेगा उस दिन से देखा जाता है कि इसकी मैच्योरिटी डेट क्या हो गई। तो जिसने सामान ख़रीदा है वो उसको एक्सेप्ट करना उसके लिए ज़रूरी है, और इसके केस में एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है सेलर की सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये कंपलसरी है कि जो भी उधार लिया है वो साइन करके वापस करे, एक्सेप्ट करके बिल्स को वापस करे। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर 3 पार्टीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज में, और यहाँ पे 2 पार्टी होते हैं प्रॉमिसरी नोट में। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाता है तो इसको नोटिंग कराना ज़रूरी होता है नोटरी पब्लिक से, लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में नोटिंग ज़रूरी नहीं होता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। फिर इसके कुछ फीचर्स हैं कि एसेंशियल फीचर ऑफ चेक। यहाँ पे अब चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आपको बताएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंक। मतलब बैंक में भी आप डिस्काउंटिंग करा सकते हैं ना, तो उसके नाम पे आपने इंडोर्स कर दिया, बिल डिस्काउंटिंग करा लिया। लेकिन अ चेक कैन बी ड्रॉन ओनली अपॉन अ बैंक, सिर्फ बैंक में ही जाके आप उसका पैसा वापस ले सकते हैं। इसके केस में क्या है, किसी पर्सन से भी पैसा ले सकते हैं, और इसके केस में चेक के केस में चेक लेके जाएंगे तो बैंक ही पे करेगी। चेक से इंडिविजुअल कोई भी पर्सन पेमेंट नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल पर्सन चेक इशू नहीं कर सकता है, मतलब चेक बना नहीं सकता है ना उसके नाम पे। जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करती है फिर चेक इशू करती है, फिर जो पर्सन है वो चेक को ड्रॉ करता है, और जिसके नाम पे ड्रॉ करता है वो जाके वहाँ से बैंक से कलेक्ट कर सकता है। बल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपने देखा कि मैन्युफैक्चरर होता है, रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, तो वो एक पर्सन होते हैं जो पेमेंट एक दूसरे से ले सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, और बैंक से भी बिल डिस्काउंटिंग करके पैसे ले सकते हैं। दूसरा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर एक्सेप्टेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। आपने देखा कि डेटर जो है जिसने उधार लिया है वो एक्सेप्ट करके देगा कि ठीक है ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पैसे वापस दूंगा। चेक के केस में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज अलाउ 3 डे ऑफ ग्रेस पीरियड ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसके केस में एक चीज़ हमने नहीं देखा कि मतलब अब हम लोग देख लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन की मैच्योरिटी पीरियड ऑलरेडी देती है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर चेक इशू हुआ है आज के दिन में, अगर 13 जून 2020 को अगर एक चेक इशू हुआ है तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड अगर 2 महीने के बाद पे करना है तो कितनी होगी, तो 2 महीना अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 13 अगस्त 2020 को पे नहीं करना है, 3 दिन और ऐड करिए, 3 दिन यहाँ पे ऐड करेंगे तो 16 अगस्त 8 2020, 16 अगस्त 20 को ये पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो 16 अगस्त हो गई, अगर हम यहाँ पे 12 जून दे देते तो क्या होता, 15 अगस्त को मैच्योरिटी आती, और अगर 15 अगस्त को मैच्योरिटी आती तो पेमेंट जो है प्रीसीडिंग डे में ही करना पड़ता। मतलब 15 अगस्त को मैच्योरिटी आती है तो 14 अगस्त को ही पेमेंट करना होगा। अब चलिए बात आती है मैच्योरिटी डेट की, तो हम लोग मैच्योरिटी डेट भी देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है मैच्योरिटी डेट।
किसी भी बिल्स का मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैच्योरिटी डेट हमेशा जो है 3 दिन का ग्रेस पीरियड डाल के ही कैलकुलेट होता है, +3 जो भी पीरियड दिया है, 2 महीना 3 महीना जो भी है उसमें 3 दिन आप ऐड करिए तो ही उसकी बिल्स की मैच्योरिटी डेट कहलाती है। तो मैच्योरिटी डेट अगर इन केस अगर पब्लिक हॉलीडे है, पहला केस ये हो गया कि पब्लिक हॉलीडे है, किसी भी बिल की मैच्योरिटी डेट 3 दिन ऐड करने के बाद अगर पब्लिक हॉलीडे होता है तो प्रीसीडिंग डे पे पेमेंट हो जाएगा, प्रीसीडिंग डेट पे पेमेंट हो जाता है। मतलब 15 अगस्त हमने देखा ना कि 15 अगस्त आती है तो हमें 14 अगस्त को ही ये पेमेंट करना होगा, बिल्स का पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर एक सडन कुछ आ जाता है कि सडन हॉलीडे आ जाता है, सडन हॉलीडे अगर आ जाता है, जैसे कि ये स्ट्राइक की वजह से हॉलीडे आ गया, अदरवाइज कुछ ऐसा होता है जैसे कि अभी कोरोना के कारण अगर अचानक हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, इस वजह से अगर हॉलीडे आ जाता है तो ये पेमेंट आपका नेक्स्ट डे होगा। जो भी बिल्स का डेट रहता है उसके नेक्स्ट डे आपका जब भी ओपन होगा तो ये इसका पेमेंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट होता है। तो अभी हमने देखा ना कि आज अगर 12 जून का हम लोग देख लेते हैं कि और 12 जून 2020 का डेट है किसी का, और आपने उसमें 2 महीने का पीरियड ले लिया कि 2 मंथ्स के बाद इसका पेमेंट होगा, तो 2 मंथ्स आप इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 अगस्त 2020, और 3 दिन आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाता है 15 अगस्त 2020, ठीक है। तो 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग डेट में पेमेंट आपका 14 अगस्त को ही इस बिल का पेमेंट करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका कि बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होती है और बिल्स को पे कैसे किया जाता है। उसके बाद बिल्स का पेमेंट जो होता है ये भी 2 तरह का होता है। हमने अभी देखा ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे कितने तरह का होता है, कि डिमांड बिल होता है, टाइम बिल होता है। तो डिमांड बिल में जो है कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है। डिमांड बिल हमने देखा कि डिमांड बिल, यहाँ पे डिमांड बिल हमने देखा तो डिमांड बिल में नो ग्रेस पीरियड, ठीक है, ग्रेस पीरियड नहीं होता है, क्योंकि ये तो कभी भी डिमांड कर सकता है ना कि आज मुझे पैसे दो। अभी सेविंग अकाउंट में आप जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे पैसे दो, तो डिमांड कर रहे हैं तो उसमें कुछ ग्रेस पीरियड नहीं होता। बट जब बात आती है टाइम बिल की तो उसमें आपको हमेशा ग्रेस पीरियड ऐड करना होता है, ऑलवेज ऐड ग्रेस पीरियड, ठीक है। सो अब ये जो टर्म बिल है जिसको एविडेंस बिल भी कहा जाता है, मोस्टली यही बिल चलता है क्रेडिट पे जब पैसे लिए दिए जाते हैं तो ये बिल ही हमेशा चलता है, क्योंकि इसमें भी 2 तरीका होता है। एक तो होता है कि पेएबल आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ़ डेज़, एक फिक्स नंबर ऑफ़ डेज़ के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, मतलब सपोज कि 60 डे 60 दिन के बाद जो है आपको पेमेंट मिलेगी। और दूसरा ये हो जाता है कि पेएबल आफ्टर नंबर ऑफ़ मंथ, जैसे कि एक फ़िक्स मंथ, ये फिक्स डेज़ हो जाता है और एक फिक्स्ड मंथ हो जाता है कि मंथ के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो इस केस में क्या होता है, जैसे कि 2 मंथ दे दिया या 3 मंथ दे दिया या यहाँ पे 90 डेज़ दे दिया, 60, मतलब फिक्स डेज़ एक होता है और एक फिक्स मंथ। तो आपको मंथ के हिसाब से ही 3 दिन का ग्रेस पीरियड और डेज़ के हिसाब से 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है वो आपको ऐड करना होता है बिल्स में। तो ये आपकी बात हो जाती है कि मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल का। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बिल इज एक्सचेंज मस्ट बी स्टाम्प, ये स्टाम्प होना एकदम ज़रूरी है। लेकिन चेक के केस में स्टाम्प नहीं रिक्वायर्ड होता है। आप देखते हैं कि चेक आप किसी को देते हैं क्योंकि वो बैंक ने इशू किया है, वो तो ऐसे ही वैलिड लीगल पेपर होता है जिस पे साइन कर दिया जाता है और बैंक से पेमेंट मिल जाता है। लेकिन ये जब आप बनाते हैं तो गवर्नमेंट का स्टाम्प, एक रेवेन्यू स्टाम्प या जो भी अमाउंट होता है उसकी स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करके उस पर स्टाम्प लगाना होता है। फिर नोटिस ऑफ डिसऑनर इन नेसेसरी, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल डिसऑनर होने का मतलब क्या हो जाता है कि चेक बाउंस होता है ना, चेक बाउंस होता है तो हम कुछ नोटिस करवाने जाते हैं, नहीं करवाने जाते हैं। लेकिन बिल अगर डिसऑनर हो जाता है, बिल अगर जैसा चेक बाउंस होता है उसी के इक्विवेलेंट में बिल डिसऑनर कहा जाता है। तो बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटरी पब्लिक से जाके आपको नोटरी करवाना अनिवार्य है। ये किस लिए, क्योंकि ये एक सबूत होता है, एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है कि ये बिल जो है उसने एक्सेप्ट किया था, बायर ने एक्सेप्ट किया था और अब आप उस बिल को पैसे देने से मना कर रहा है। तो नोटरी करने का मतलब कि एक लीगल सबूत आपके पास हो गया जिसके बेसिस पे आप बायर के ऊपर केस कर सकते हैं। इसीलिए नोटरी उसकी नोटिंग उसकी ज़रूरी होता है और एक नोटिस भेजा जाता है कि बायर के कि आप पैसे वापस दे दो, नहीं तो मैं आगे केस करूँगा या जो भी लीगल एक्शन है वो लूँगा। बट चेक के केस में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है।
अब हम देखते हैं कि टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ बिल। अभी हमने देखा ना कि टर्म और ड्यू डेट, जो हमने अभी देखा कि मैच्योरिटी डेट क्या होती है बिल की, वही इसमें बताया है कि अगर 26 जनवरी है तो 25 जनवरी को ही पेमेंट मिल जाएगा। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो इट बिकम ड्यू ऑन द प्रीवियस वर्किंग डे। देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे 2 अक्टूबर है या संडे है, वो भी आपका पब्लिक हॉलीडे में ही काउंट होगा। अगर संडे या सेकेंड या फोर्थ सैटरडे बैंक में अगर है तो सेकेंड फोर्थ सैटरडे है तो वो भी आपका पब्लिक हॉलीडे में काउंट होगा। तो इस केसेस, इस तरह के जो बिल्स रहते हैं वो एक प्रायर डे पे सेटलमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ टर्म्स हैं जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि होल्डर कौन होता है। तो वो पर्सन होता है जो पैसा रिसीव करेगा, उसको होल्डर कहा जाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, जैसे कि अगर उसके नाम पे इंडोर्समेंट कर दिया गया, आपने अभी देखा कि एक्स ने वाई को बिल दिया और वाई ने जेड को बिल दे दिया, तो उस केस में जेड जो है होल्डर इन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और कब कहलाएगा, कुछ कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा तो ही कहलाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि ही ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। वैल्यूएबल कंसिडरेशन में वो उसने इंस्ट्रूमेंट को लिया है, ऐसा नहीं कि चुरा के ले लिया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, इस केस में नहीं कहलाएगा। देन है कि ही बिकम होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। अब देखिए, बिल अगर मैच्योर हो जाता है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसके लिए मैच्योरिटी के पहले ही आपको इंडोर्समेंट करना ज़रूरी है, तो ही वो बिल की वैलिडिटी मानी जाएगी और वो कंडीशन फुलफिल होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाने के लिए। तीसरा है कि ही हैड नो कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु ही इज डिराइव फ्रॉम हिज टाइटल। मतलब जिसके पास से उसने पैसा लिया, जिसके पास से उसने बिल लिया, अभी सपोज उसने वाई से बिल कलेक्ट किया है जेड ने, तो वाई कुछ ऐसा नहीं है कि वाई ने चुराया है वो बिल को और मुझे इंडोर्स कर दिया, तो उसका टाइटल भी क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ये भी देखना, कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये देखना भी ज़रूरी होता है, तो ही वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। तभी तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की इतनी पावर होती है कि वो सारे प्रायर पार्टी पे केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के ये कंडीशन फुलफिल होंगे तभी कर सकता है। फिर नेक्स्ट टर्म है बिल सेंट फॉर बैंक कलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ द बिल। इसका मतलब है कि जिसने इशू किया है, जो बायर है, जिसने उधार लिया है, या तो वो कैश पेमेंट करेगा, अदरवाइज बोलेगा कि ये बिल लेके जाना और मेरे बैंक अकाउंट से आप पैसे ले लेना। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब होता है। फिर ऑनरिंग द बिल का मतलब क्या होता है कि जब ड्रॉवी पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट द बिल इज सेट एज ऑनर। मतलब अब पैसे की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, मैंने उधार दिया था, मुझे पैसा मिल गया, तो बिल ऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि रिफ्यूज टू पे, उसने बोला कि मैं ये पेमेंट नहीं करूँगा, तो ये डिसऑनर हो जाता है बिल का भी डिसऑनर 2 तरीके से होता है। बिल का डिसऑनर 2 तरीके से कैसे होता है, एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया। 2 तरीके का कैसे होता है डिसऑनर ऑफ बिल डिसऑनर होने का मतलब है कि जब ड्रॉवी बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट पर नहीं कर पाता है, तो बिल अगर डिसऑनर होता है तो उसे बाउंस चेक की तरह ही माना जाता है। तो डिसऑनर ऑफ बिल, अगर डिसऑनर ऑफ बिल होता है तो इसके केस में 2 तरीका होता है, एक तो नॉन एक्सेप्टेंस होता है और दूसरा होता है नॉन पेमेंट। दूसरा होता है कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट करने से, नॉन पेमेंट। तो अपना नॉन एक्सेप्टेंस कब होता है, नॉन एक्सेप्टेंस का केस होता है कि जैसे एक्स था, हमने देखा था कि एक्स बायर ने वाई से कुछ गुड्स खरीदे और गुड्स खरीदे तो इसने बिल भी साथ में भेजा। तो इसके केस में जैसे ही बिल साथ में भेजा, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो इसने ड्रॉवी ने उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये ड्रॉवर ने जैसे ही बिल्स भेजे कि आप एक्सेप्ट करके और आप मुझे साइन करके भेजो कि आपने गुड्स खरीदे हैं और इतने दिनों के बाद मुझे पैसे वापस दोगे, तो इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो ये नॉन एक्सेप्टेंस का केस आ जाता है। और इसके केस में, नॉन पेमेंट के केस में, जैसे एक्स है एंड वाई है, तो इसके केस में गुड्स भेजा और बिल भेजा, इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, एक्सेप्ट करके और इसको वापस भेज दिया, और जैसे ही 2 महीना पूरे हुए, मैच्योरिटी का समय आया और पैसे के लिए डिमांड किया वाई ने जब डिमांड किया तो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करने से इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो रीजन ऑफ डिफ़ॉल्ट भी होता है, इसने जब डिफ़ॉल्ट किया पेमेंट करने से, पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट पेमेंट करने के कुछ रीजन होते हैं। क्या रीजन होता है इसके केस में, कुछ रीजन ऑफ नॉन पेमेंट होता है।
तो क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है, इसकी वजह से उसने पेमेंट नहीं किया। दूसरा ये केस हो सकता है कि ये पेमेंट करना ही नहीं चाहता है, ही डू नॉट वांट टू मेक द पेमेंट, डू नॉट वांट टू मेक द पेमेंट। तो ये दूसरा केस हो जाता है। और थर्ड केस ये हो जाता है कि हो सकता है कि जिसने सामान खरीदा है वो बैंकरप्ट हो गया, अदरवाइज इंसॉल्वेंट हो गया। तो इस केस में भी ये भी रीज़न हो सकता है पेमेंट न मिलने का। सो इस केस में ड्रॉवर जो है, अब ये बंदा वाई जो है वो नोटरी पब्लिक के पास जाकर उस बिल का नोटिंग करवाएगा, मतलब कि एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाएगा, और ड्रॉवी के पास वो नोटिस को भेजेगा कि जो बिल डिसऑनर हुआ है उसके पैसे वापस दे दो, अदरवाइज मैं केस कर दूंगा। इसका मतलब यह नोटरी एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने का सबूत होता है, एक एविडेंस होता है जिसके बेसिस पे ड्रॉवर जो है ड्रॉवी के ऊपर केस कर सकता है। तो ये रीज़न होता है। और डिसऑनर न करने का नहीं किया तो उसके लिए लीगल नोटिस भेजा जा सकता है ड्रॉवर की तरफ से। तो ये डिसऑनर का केस हो गया कि जब वो रिफ्यूज़ टू मेक द पेमेंट किया। अब उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग, ऑलरेडी मैंने बताया कि बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, कि अगर उसको जो भी सेलर है उसको अचानक से पैसे की ज़रूरत होती है, इमीडिएट कैश की ज़रूरत है, घर में सपोज कोई बीमार पड़ गया या बिजनेस है तो एक अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो किसी और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो बैंक में जाके और बिल डिस्काउंट के ऊपर ले लेगा। जैसे कि 100 रुपये का बिल है तो 80 या 90 रुपये वो उसको मिल जाएगा, और बैंक जो है वो बायर से बाकी पैसे, टोटल पैसे कलेक्ट कर लेगा। फिर अब बात आती है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अभी मैंने बताया ना कि एक्स ने वाई को दिया और वाई ने जेड को इंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया कि मेरे बदले आप बायर से पैसे ले लेना, तो वो इंडोर्समेंट होता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब कि व्हेन द ड्रॉवी पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट, अभी 2 महीने का टाइम दिया है या 60 डेज़ का टाइम दिया है, और इस ड्रॉवर ने कुछ मांगा नहीं कि मुझे पे करो, बट ड्रॉवी के पास पैसे आ गए। अब इसने सोचा कि अगर ये पैसे को मैं खर्च कर दूंगा तो मुझे जो पेमेंट करना है वो रह जाएगा। तो इसने सोचा कि चलो ठीक है, ड्रॉवी ने सोचा कि मैं पहले ही एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। तो एडवांस पेमेंट कर देना मतलब रिटायरमेंट ऑफ बिल होता है। और रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल ऑफ बिल, तो रिन्यूअल का भी मतलब होता है कि व्हेन ड्रॉवी इज़ अनेबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। इसका मतलब है कि जो ड्रॉवी है, बायर है, उसको ऐसा लगा कि 2 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ड्रॉवर को पैसे पे कर दूंगा, जिससे मैंने सामान ख़रीदा है, जो मेरा क्रेडिटर है उसको पैसे पे कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि उसके पास पैसे आए नहीं, तो ड्यू डेट को पे नहीं कर पाया। तो अब उसने क्या बोला कि आप एक काम करो, इस बिल को रिन्यू कर दो, रिक्वेस्ट करेगा क्रेडिटर से, और क्रेडिटर को भी विश्वास है इसके ऊपर, तो बोलेगा कि आप ना मेरा ये बिल को रिन्यू कर दो और एडवांस मतलब इंटरेस्ट के साथ मैं आपके पैसे पे कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में वो बिल रिन्यूअल का बात हो जाता है। फिर अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है? तो जब वन पार्टी एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प, द बिल इज सेड टू बी अकोमोडेशन बिल। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का हेल्प करना चाहता है, म्यूचुअल हेल्प करना चाहता है। तो जैसे कि एक्स के पास पैसा नहीं है और एक कुछ मिस्टर डब्लू आते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो, मैं इस बिल को ना आपके बिहाफ में पे कर दूंगा। वन पार्टी एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब कुछ उसके बदले में मुझे एक म्यूचुअल हेल्प करने के लिए वो चाहता है कि उसको हेल्प करूं, तो वो बिल का अकोमोडेशन बिल कहलाता है। नोटरी पब्लिक ऑलरेडी बताया कि जिसने नोटराइज़ किया, एक ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होता है जो एक्सरसाइज करता है, जिसके पास पावर होता है कि ये फंक्शन परफॉर्म करे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होने पे उसकी नोटिंग कर सके, तो वो नोटरी पब्लिक कहलाता है। नोटिंग का मतलब कि ये प्रोसेस करवाने का मतलब डिसऑनर बिल हो गया तो उसको लीगल पेपर पे लिखने का मतलब जो होता है वो नोटिंग करना होता है। मतलब कि ऑन डिसऑनर ऑफ बिल द होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रेजेंट द बिल टू द नोटरी पब्लिक टू मेक नेसेसरी एंट्री ऑन बिल ऑन सेपरेट पेपर अटैच टू अ बिल। जो स्टाम्प पेपर लगाएगा लिख के, वो अपना नोटिंग करा, वही प्रोसेस को नोटिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रोटेस्ट। क्या कहलाता है? जब भी प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट, हमने देखा ना 2 तरीके का डिसऑनर होता है, नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। द होल्डर में विद इन अ रीजनेबल पीरियड cause such dishonor to be noted and certified by notary public, such certificate is called protest। ये जो
पेपर उसको एडिशनल पेपर लगा के दिया ना नोटरी पब्लिक ने, तो उसके साथ जो सर्टिफिकेट रहेगा उसी को प्रोटेस्ट कहा जाता है। नोटिंग चार्जेस क्या हुआ? नोटिंग चार्जेस मतलब नोटराइज करने में जो पैसे लगे, 100-150 रुपये लगे नोटरी करवाने के लिए, उसको नोटिंग चार्जेस बोलेंगे, मतलब फीस लगा वो नोटिंग चार्जेस हो गया। फिर रिबेट क्या कहलाता है? व्हेन अ बिल इज़ पेड बाय ड्रॉवी बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले अगर पेई ने ड्रॉवी ने पे कर दिया, सम अलाउंस इज गिवन ऑन हिम टू अलाउंस इज कॉल्ड रिबेट, मतलब छूट दिया जाता है। रिबेट का मतलब होता है छूट, कुछ उसको डिस्काउंट मिल गया। ड्यू डेट से पहले किया तो चलो सेटलमेंट मेरा हो रहा है तो आप मुझे 100 के बदले 98 रुपीज़ दे दो, इस टाइप से कुछ डिस्काउंट दे दिया तो वो रिबेट कहलाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी पास। तो ये वीडियो तो बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो चलिए अकाउंटिंग एंट्री जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अकाउंटिंग एंट्री देखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री करते समय अगर बिल उसने पैसे उसको मिल जाते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है, अगर बैंक से डिस्काउंट कराता है बिल को तो एंट्री कैसे होती है, या बिल में बैंक में भेजता है कलेक्शन के लिए, या किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर देता है, तो ये सारी एंट्री कैसे होती है अकाउंटिंग में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।